वेल स्टूडेंट्स, आप लोगों का सरफेस केमिस्ट्री में पुनः स्वागत है। एक लेक्चर हम लोगों ने किया है पिछले क्लास में और उसमें हम लोगों ने एडजॉर्प्शन के बारे में बात किया, एब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया यानी अधिशोषण अवशोषण। फिर हम लोगों ने सॉर्प्शन के बारे में बात किया। फिर हम लोग एडजॉर्प्शन को दो भागों में हम लोगों ने बांटा, एक नेगेटिव एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन और एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। आज हम लोग बात मेनली रूप से करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री में फिजिकल एडजॉर्प्शन की विशेषताओं के बारे में और केमिकल एडजॉर्प्शन के विशेषताओं के बारे में। तो कल पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफाइन किया है फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, जिसको फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं, या फिर भौतिक अवशोषण भौतिक अधिशोषण क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया, और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है इसके बारे में बात किया। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं भौतिक अधिशोषण के विशेषताओं के बारे में। चलिए हम हेडिंग देखेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन, जिसको कि हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो क्या हो गया फिजिकल एडजॉर्प्शन के विशेषताएं। चलिए तो हम लोग अभी बात कर लेते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन की विशेषताओं के बारे में। और इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्टूडेंट की फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है फिजिजॉर्प्शन में ठोस पदार्थ के सतह पर यानी कि ठोस पदार्थ के सरफेस पर जब कोई द्रव या गैस के अणु आकर चिपकते हैं तो उस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक बंधन नहीं बनता है। तो होता क्या है कि कमजोर वांडरवाल बल के द्वारा वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से मोलर एंथैल्पी का मान बहुत ही कम होता है। मान के चलिए तो 40 किलो जूल पर मोल के आसपास, यानी कि एक मोल अगर कोई भी गैस आकर चिपकता है किसी भी सरफेस पर यानी सॉलिड सरफेस पे, तो उसमें उत्सर्जित होने वाले तापमान का जो मात्रा होगा वो 40 किलो जूल होगा एक मोल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में लिखेंगे हम लोग क्या, फिजिकल एडजॉर्प्शन में कमजोर वांडरवाल बलों के कारण मोलर एंथैल्पी का मान निम्न होता है। मोलर एंथैल्पी का मान निम्न होता है। तो क्या हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में कमजोर वांडरवाल बलों के कारण मोलर एंथैल्पी का मान निम्न होता है। इसमें मोलर एंथैल्पी का मान लगभग 40 किलो जूल पर मोल होता है। मतलब लगभग 40 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल अगर कोई एडजॉर्बेंट है जो कि आके एडजॉर्बेंट के सतह पे चिपक रहा है, तो उससे ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा का जो उत्सर्जन होगा वो कितना होगा, 40 किलो जूल। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मोलर एंथैल्पी क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट मोलर एंथैल्पी को डिफाइन कर लेते हैं। मोलर एंथैल्पी हिंदी में इसको लिख देते हैं मोलर एंथैल्पी। चलिए तो मोलर एंथैल्पी के बारे में बात कर लेते हैं कि मोलर एंथैल्पी होता क्या है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मोलर एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी ठोस सतह पर एक मोल गैस तथा द्रव के अणुओं के अधिशोषण में जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे मोलर एंथैल्पी कहते हैं।
ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मोलर एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी ठोस सरफेस पे अगर एक मोल गैस के अणु चाहे द्रव के अणु आकर चिपकते हैं और उनके चिपकने के कारण जो ऊष्मा मुक्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर एंथैल्पी कहते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट, यह जो प्रक्रिया होती है यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी रिवर्सेबल होता है। यानी कि अब अगर कोई पदार्थ आकर, जैसे मान लीजिए एक ठोस सतह है, ऐसे समझिए कि यह एक ठोस सतह है और इस ठोस सतह पे अगर कोई मॉलिक्यूल आकर चिपक गया तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा चिपका हुआ ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये इससे अलग भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि चिपकना और हटना ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल सकती हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सेबल होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया उत्क्रमणीय या फिर इसको कहेंगे रिवर्सेबल होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया उत्क्रमणीय होता है यानी रिवर्सेबल होता है। और तीसरी बात अगर हम लोग कर लें तो ऐसा कह सकते हैं कि यह मल्टी लेयर्ड होता है। मल्टी लेयर का मतलब स्टूडेंट कि एक लेयर अगर इसके ऊपर अणु चिपक गया तो इसके ऊपर दूसरा अणु चिपकता चला जाएगा। सतही मतलब बहुत सारे इस पे क्या होते जाएंगे, परत दर परत जुड़ते चले जाएंगे। इसको कहते हैं परत दर परत जुड़ते चले जाएंगे। इसलिए क्या होगा, ये फिनोमेना जो होगा वो मल्टी लेयर्ड होगा। बहुत सारे लेयर से बना हुआ ये फिनोमेना होगा। इसमें बहुत सारे अणु एक के बाद एक जुड़ते चले जाएंगे। चौथी बात हम लोग कहेंगे, तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि अगर हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं और उसमें अगर तापमान बढ़ा रहे हैं तो तापमान बढ़ाने पे अधिशोषण घटेगा। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आपका धातु है और इस धातु को आप गर्म कीजिए। धातु को जब गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, ये जो अणु यहाँ पे चिपके हुए हैं इससे अलग होने लगेंगे। तो इसलिए तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, अधिशोषण घटता है। और पांचवा जो है हम लोग बात करेंगे कि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ने लगती है। ध्यान रखिएगा कि दाब जब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ने लगती है। और छठा हम लोग बात कर लेंगे इसके बारे में कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें वैसे गैस जो आसानी से द्रवीभूत हो सकते हैं उनका अधिशोषण ज्यादा होता है, जबकि वैसे गैस जो कि आसानी से द्रवीभूत नहीं हो सकते हैं उनका अधिशोषण कम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्रवीभूत होने वाले गैस का भौतिक अधिशोषण अधिक होता है, जबकि मुश्किल से या द्रवीभूत नहीं होने वाले गैस का अधिशोषण कम होता है। जैसे उदाहरण लिखिए, यहाँ पे उदाहरण लिख सकते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड का अधिशोषण अधिक होता है। क्यों अधिशोषण अधिक होगा स्टूडेंट? क्योंकि
कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस जो होते हैं वो आसानी से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वैसे गैस जो आसानी से द्रव में परिवर्तित हो जाएं उनका फिजिकल एडजॉर्प्शन यानी कि यहाँ पे बात करें कि भौतिक अधिशोषण अधिक होगा। और यहाँ पे लिखेंगे CH4 N2 इत्यादि गैसों का अधिशोषण कम होता है। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट कि वैसे गैस जिनका के द्रवीभूत होना मुश्किल होता है उनका अधिशोषण कम होता है, जबकि वैसे गैस जिनका अधिशोषण मतलब कि द्रवीभूतीकरण बहुत ही आसानी से होता है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, इसमें अधिशोषित हो सकते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। तो ये बातें कुछ फिजिकल एब्जॉर्प्शन की विशेषताओं के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन की विशेषताओं के बारे में, यानी रासायनिक अधिशोषण की विशेषताओं के बारे में स्टूडेंट। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रासायनिक अधिशोषण की विशेषताएं। चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करें केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में, यानी कि रासायनिक अधिशोषण के बारे में। यह रासायनिक अधिशोषण की विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले भी हमने बात किया था, आपको बताया था रासायनिक अधिशोषण यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कि वैसा एब्जॉर्प्शन जिसमें कि एडजॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट यानी कि चिपकने वाले और चिपकाने वाले दोनों के बीच में मजबूत रासायनिक बंधन बनता है। और मजबूत रासायनिक बंधन बनने के कारण इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस तरह के फेनोमेना को, इस तरह की घटना को हम लोग क्या कहते थे, केमिकल एब्जॉर्प्शन कहते थे। तो चलिए इसमें हम लोग इसके गुणों के बारे में बात कर ले, विशेषताओं के बारे में बात कर ले कि केमिकल एब्जॉर्प्शन की विशेषताएं क्या है। तो स्टूडेंट पहला विशेषता है इनका मोलर एंथैल्पी का मान। इनका मोलर एंथैल्पी का मान उच्च होता है। तो क्या हो गया स्टूडेंट, इनका मोलर एंथैल्पी का मान उच्च होता है क्योंकि इस अधिशोषण में मजबूत रासायनिक बंधन बनता है। चलिए ये क्यों उच्च होगा, क्योंकि मजबूत रासायनिक बंधन बनेगा। और यहाँ पे लिखेंगे इस अधिशोषण में मोलर एंथैल्पी का मान लगभग 40 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल होता है। ध्यान रखना है स्टूडेंट कि केमिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हमने बताया था मोलर एंथैल्पी का मान जो था वो 40 तक होता है, 40 किलो जूल पर मोल तक, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में मोलर एंथैल्पी का मान जो होता है वो करीब 40 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल तक होता है। पहली बात तो ये। दूसरा, यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें डीजॉर्प्शन नहीं होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे डीजॉर्प्शन के बारे में। डीजॉर्प्शन क्या है? देखिए डीजॉर्प्शन यानी कि उससे अलग होने वाली अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे कि डीजॉर्प्शन क्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ठोस पदार्थ के सतह से चिपकने वाले से अच्छा लिखेंगे अधिशोषित
अधिशोषित गैस तथा द्रव के अणुओं का अलग होना डिजॉर्प्शन कहलाता है। तो ध्यान रखना इससे कि मान लीजिए जैसे देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये आपका एक ठोस पदार्थ है। उस ठोस पदार्थ पे कुछ अणु जो है वो चिपके हुए हैं और ये अणु आपस में चिपकने के बाद क्या हो रहे हैं कि यहाँ से अलग होने शुरू हो रहे हैं, यानी चिपकना यहाँ से खत्म हो रहा है। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, डिजॉर्प्शन का प्रोसेस कहेंगे। और अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण एक हम लोग क्या सकते हैं यूनिलेयर फॉर, ये लिखेंगे यूनिलेयर्ड प्रक्रिया है। यूनिलेयर्ड का मतलब क्या कि अगर आप केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर किसी भी ठोस सरफेस की बात अगर करें, यहाँ पे एक ठोस सरफेस है और इस ठोस सरफेस पे अगर आप हाइड्रोजन गैस की बात करें तो ये जो हाइड्रोजन जो है वो एक बार जब इससे चिपक जाएगा तो इससे कोई दूसरा आकर नहीं चिपक सकता, यानी कि मजबूत आकर्षण बल बनने के कारण यहाँ पे एक ही लेयर का निर्माण हो सकता है, एक ही अणु ठोस पदार्थ के सतह पे चिपक सकते हैं, जबकि उससे ज्यादा ठोस पदार्थ के सतह पे नहीं चिपक सकते। इसलिए केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो यूनिलेयर्ड फॉर्मूला ये प्रोसेस है, और जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है। तो ये तो बातें हो गई अधिशोषण के बारे में, अनुत्क्रमणीय विक्रिया के बारे में बात की है। चौथा हम बात कर लेते हैं ताप बढ़ाने पर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर रासायनिक अधिशोषण की मात्रा ज्यादा होती है तथा क्या हो गया, एक निश्चित ताप पर रासायनिक अधिशोषण की मात्रा ज्यादा होती है तथा ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घट जाती है। अधिशोषण की मात्रा घट जाती है। तो क्या हो गया स्टूडेंट, अधिशोषण की मात्रा क्या हो जा रही है, घट जा रही है। पांचवा में बात करेंगे दाब। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, दाब जैसे जैसे आप बढ़ाइएगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा बढ़ते जाएगी। जितना ज्यादा दाब बढ़ेगा उतने अणु ज्यादा नजदीक आएंगे, और जब अणु ज्यादा नजदीक आएंगे तो अधिशोषण होने की मात्रा जो है वो ज्यादा होने लगेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि निश्चित ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या होगा स्टूडेंट कि जैसे जैसे दाब हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा बढ़ते जाएगी, यानी कि निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ेगा यानी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होते चली जाएगी। और यहाँ पे लिखेंगे उदाहरण में लिख सकते हैं, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन धातुओं की सतहों पर ऑक्साइड बनाकर अधिशोषित होता है जबकि हम लोग बात करेंगे इसके बारे में ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाकर धातुओं की सतहों पर
अधिशोषित होती है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया कि हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाकर धातुओं की सतहों पर अधिशोषित होगी, जबकि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड बनाकर धातुओं की सतहों पर अधिशोषित होगी। तो चलिए स्टूडेंट, इतना कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसके बारे में कुछ और बातें हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूट को सॉल्यूशन में अगर हम लोग डालते हैं और उसका अधिशोषण की बात करते हैं, एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, तो एडजॉर्प्शन जो है वो किन किन बात पर निर्भर करती है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला बात हम लोग करते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा जितना ज्यादा होगी, यानी कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि अगर मान के चलिए कि ऐसे आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पहले, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं, लिख रहे हैं सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा जितना ज्यादा होती है, एडजॉर्प्शन का रेट उतना ही ज्यादा होता है। यानी कि कहने का मतलब कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि ये आपका एक बर्तन है और ये आपका दूसरा बर्तन है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। इसमें कॉन्सेंट्रेशन आपने लिया है और इसमें लिया है, दोनों में आपने सॉल्यूशन लिया। ध्यान दीजिए, इसमें 1 लीटर जल है और 1 लीटर जल में एसिटिक एसिड की मात्रा जो है वो कितना लिया गया है आपके द्वारा, तो 100 अणु है यहाँ पे। ध्यान दीजिए, एसिटिक एसिड की मात्रा 100 अणु है, और जब इसमें आप चारकोल डालेंगे, यानी 1 ग्राम चारकोल डालते हैं, अब वही स्थिति यहाँ पे लेते हैं, इसमें 1 लीटर जल में एसिटिक एसिड की मात्रा आप ले लीजिए 1000 अणु। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसमें 1 लीटर जल में एसिटिक एसिड की मात्रा 100 अणु है, इसमें 1 लीटर जल में एसिटिक एसिड की मात्रा 1000 अणु है, और इसमें फिर आपने क्या किया है, 1 ग्राम चारकोल लिया है, एक्टिवेटेड चारकोल यानी कि सक्रिय चारकोल। तो देखिए यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि मान लीजिए अगर इसमें 1 2 3 4 इस तरह से इतने अणु चिपके हैं, तो इसमें देखने को मिलता है कि इसमें अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा से ज्यादा अणु क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल के चारों तरफ बाहरी सतह पे चिपकते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा मात्रा में आपका सांद्रण होगा, यानी सॉल्यूट की मात्रा जितना ज्यादा है, उतना ही ज्यादा क्या है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा जितना ज्यादा होगी, एडजॉर्प्शन का रेट, एडजॉर्प्शन का अमाउंट उतना ही ज्यादा होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात हम लोग करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एडजॉर्प्शन के बारे में ये करते हैं कि सॉलिड मटेरियल का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है, एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होता है। ये बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट, ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया जितना, सरफेस एरिया का मतलब हो गया बाहरी सतह, जितना ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे उदाहरण के स्वरूप आप देख लीजिए, मान लिया जाए कि हम दोनों में एक ही प्रकार का विलयन लिए हैं, यानी कि इसमें भी हमने 1 विलयन लिया है और ये भी हमारा 1 विलयन है। तो यहाँ पे देखिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। इस विलयन में कॉन्सेंट्रेशन दोनों में समान लेंगे। मान लिया जाए कि 1 मोलर यहाँ पे आप क्या ले लिए, 1 मोलर आप अमोनिया गैस ले लीजिए, ठीक है, और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर अमोनिया गैस ले लीजिए। दोनों में एक मोल, यानी 1 लीटर में 1 मोल अमोनिया गैस दोनों में मौजूद है। और इसमें आप क्या कीजिए, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल कुछ इस प्रकार से लिखिए,
ठीक है, ये सर्कुलर शेप में है एक्टिवेटेड चारकोल, यानी कि इसको आप लिख दीजिए सक्रिय चारकोल। और इसमें आप कीजिए कि एक्टिवेटेड चारकोल जो लीजिए वो इतना ही बड़ा हो, लेकिन ये इस तरह से हो। देखिए इसका आकार कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो, टूटा फूटा हो, तो ध्यान दीजिए इसका सरफेस एरिया अगर आप निकालेंगे तो ध्यान दीजिए ये आपका इसका बाहर का जो सतह है वो इसका सरफेस एरिया, जबकि इसके सरफेस एरिया की बात कीजिए तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे करके आपका सरफेस एरिया यहाँ पे बढ़ गया। तो सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ेगा स्टूडेंट तो क्या होगा कि अणुओं को चिपकने का ज्यादा जगह मिलेगा, यानी कि एडजॉर्प्शन होने का जगह ज्यादा मिलेगा। और जब ज्यादा जगह मिलेगा तो देखिए यहाँ पे एडजॉर्प्शन कुछ इस प्रकार से होगा, जितने अणु हैं वो इस तरह से आकर चिपकेंगे, जबकि यहाँ देखिए यहाँ पे अणु कुछ इस प्रकार से चिपकेंगे, सब जगह सतह पे अणु चिपकते चले जाएंगे। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि जितना ज्यादा सतह है उतना ही ज्यादा क्या है एडजॉर्प्शन के रेट ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एडजॉर्प्शन रेट बात करें, एडजॉर्प्शन अमाउंट की बात करें तो B इज ग्रेटर देन A होगा। क्यों होगा? क्योंकि सरफेस एरिया इसका ज्यादा है। इसलिए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि एडजॉर्प्शन के रेट को बढ़ाने के लिए ठोस पदार्थों को हम लोग लेकर चलते हैं महीन चूर्ण के रूप में। जितना ज्यादा पाउडर के रूप में आप उसको लेके चलिएगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उतने ही एडजॉर्प्शन का रेट भी बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि एडजॉर्प्शन रेट बढ़ाने के लिए, एडजॉर्प्शन रेट बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं कि सॉलिड मटेरियल को, मटेरियल का पाउडर या पाउडर की जगह पे आप चूर्ण लीजिए, चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, किसका उपयोग किया जाएगा? चूर्ण का उपयोग किया जाएगा। तो चलिए ध्यान रखना है दो बातें कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। दूसरी बात ये कि अगर हम सॉलिड मटेरियल जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन करवाना चाहते हैं उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ा दें उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन रेट होगा। यानी कि एडजॉर्प्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और एडजॉर्प्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मटेरियल। तो स्टूडेंट ये कुछ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के एडजॉर्प्शन का कुछ बातें हैं जो आप यहाँ पे सीख पाते हैं। अब इसके आगे हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं जिसको कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए स्टूडेंट अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में, जिसको कि अधिशोषण समताप कहते हैं। और अधिशोषण समताप यानी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब ये होता है कि अधिशोषण की जो मात्रा है, मान लीजिए आप गैस को अधिशोषित करना चाहते हैं कि जैसे ये आपका एक ठोस पदार्थ है और इस ठोस पदार्थ पे आपने क्या ले लिया है? गैस ले लिया है। ये आपका ठोस है और ये क्या है? आपका गैस है। तो ठोस पे गैस का अगर आप अधिशोषण करना चाहते हैं तो ये अधिशोषित होने वाले गैस की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करेगी उसके बारे में एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आपको बताता है। और उसमें ये कहा जाता है कि अधिशोषित होने वाले गैस की मात्रा दाब और ताप का फलन होती है। दाब और ताप का मतलब क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर का प्रोडक्ट होती है, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर ही निर्भर करता है गैस की अधिशोषण की मात्रा। तो गैस के अधिशोषण की मात्रा किसका फलन होगी, किसका प्रोडक्ट होगी? तो प्रेशर और टेम्परेचर का। इसी को कहते हैं हम लोग अधिशोषण आइसोथर्म। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट कि अधिशोषित होने वाले गैस की मात्रा ताप और दाब पर निर्भर करती है। दाब पर निर्भर करती
है। यानी कि रिलेशनशिप किस में दिया जा रहा है स्टूडेंट? टेम्परेचर और प्रेशर में। कि अगर आप किसी भी गैस को अधिशोषित करना चाहते हैं, एडजॉर्ब करना चाहते हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशनशिप बताना है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अधिशोषित होने वाले गैस की मात्रा जो है दाब और ताप पर निर्भर करती है। और यहाँ पे आगे हम लोग लिखते हैं कि अधिशोषित होने वाले गैस की मात्रा, अधिशोषित होने वाले गैस की मात्रा, जिसको एम से दर्शाते हैं, दाब और ताप, दाब और ताप का फलन होती है, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? कि यहाँ पर अगर आप बात करें कि अधिशोषित होने वाले गैस की मात्रा, तो क्या हम लोग किससे दर्शा सकते हैं? एम से दर्शा सकते हैं। और यह फलन होगी किसके? प्रेशर और टेम्परेचर के। यही कहना है कि यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहां एम बराबर अधिशोषित होने वाले गैस की मात्रा, और यहाँ पे P लिख देंगे क्या स्टूडेंट? P हो जाएगा प्रेशर, यानी कि इसे हम ताप लिखेंगे, और ये हो जाएगा T बराबर टेम्परेचर, ये हो गया T। अब अधिशोषण समताप, तो समताप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? समताप बराबर कि तापमान, अस्थिर तापमान, ऐसा आप लोग लिख दिए। समताप मतलब अस्थिर तापमान। तो अस्थिर तापमान को अगर स्थिर कर दिया जाए स्टूडेंट, तो अब ध्यान देना है आपको कि यहाँ से ध्यान दीजिए कि अगर ये अगर अस्थिर हो गया, तो ये जो अधिशोषित होने वाले गैस की मात्रा है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी? दाब के ऊपर निर्भर करेगी। यानी कि जितना ज्यादा दाब होगा, जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे, वैसे वैसे अधिशोषित होने वाले गैस की मात्रा जो है वो क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि अस्थिर तापमान पर, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, अस्थिर तापमान पर अधिशोषित होने वाले गैस की मात्रा दाब के ऊपर निर्भर करती है। इसे अधिशोषण तापमान कहते हैं, अधिशोषण समताप कहते हैं। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, अधिशोषण समताप किसे कहेंगे? कि अगर तापमान को स्थिर कर दिया जाए, तो अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करेगी? दाब के ऊपर निर्भर करेगी। तो इसे एक ग्राफ के द्वारा दर्शाया जा सकता है स्टूडेंट। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक ग्राफ बना रहे हैं। इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस होता है स्टूडेंट, और ये वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? एम लिया है, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? प्रेशर लिया है। ठीक, ये कंडीशन है कि, और जहां पे टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ग्राफ मिलेगा वो आपको इस प्रकार से मिलेगा कि जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा भी बढ़ते जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा कैसे मिलेगी स्टूडेंट? तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कि जैसे जैसे दाब बढ़ता जाता है वैसे वैसे अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा
पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती जाती है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर देते हैं और प्रेशर बढ़ाते चले जाते हैं तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। तो ये तो हो गया स्टूडेंट किसकी बात हम लोग कर लिए कि तापमान को अगर हम लोग कांस्टेंट कर दें तो अगर हम ऐसा करें कि तापमान एक निश्चित दाब पर, दाब को एक निश्चित कर दें और निश्चित दाब पर कितने किसकी बात करेंगे, निश्चित दाब पर तापमान बढ़ाने और घटाने से अधिशोषण की मात्रा पर क्या अंतर पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर नोट कीजिए। अब अगली स्थिति के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे हम लोग बात कर रहे हैं। पहले तो बात कर लिए कि तापमान को स्थिर करने पे अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ते चली जाती है। अब बात कर रहे हैं तापमान को, दाब को स्थिर कर रहे हैं और तापमान को यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि स्थिर दाब पर तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है। तो चलिए इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट लिख देंगे, यानी कि प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आप टेम्परेचर लिख दीजिए, टेम्परेचर ये हो गया टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के बाद ये क्या होगा, एडजॉर्ब अमाउंट ऑफ, या फिर यहाँ पे हिंदी में अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि अधिशोषित पदार्थ की मात्रा। यहाँ पे हम लोग लिख दिया अधिशोषित पदार्थ की मात्रा स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि होगा क्या कि ये आपको इस तरह से ग्राफ देखने को मिलता है, यानी कि ये अगर आप बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कितना कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा घटेगी। तो ये -25 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस और ये आप मान के चलिए 25 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, ये ग्राफ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो टेम्परेचर अगर कम है तो अधिशोषण की मात्रा ज्यादा है। देखिए ग्राफ ऊपर है, प्रेशर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे अधिशोषण की मात्रा घट रही है और 25 डिग्री सेल्सियस पे अधिशोषण की मात्रा और घट जा रही है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका यह ग्राफ आपको बता रहा है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा घटेगी। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आप इसके आगे हम लोग बात करते हैं फ्रेंडली आइसोथर्म यानी फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। देखिए स्टूडेंट अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में यानी फ्रेंडली अधिशोषण समताप में। इसमें 1909 ईस्वी में फ्रेंडली नाम के वैज्ञानिक ने अपना एक समीकरण दिया था और उस समीकरण में इन्होंने अवशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा और अधिशोषक की मात्रा यानी एडजॉर्ब्ड और एडजॉर्बेंट की मात्रा के साथ तापमान और दाब का एक संबंध स्थापित किया गया था। उसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ पे लिखते हैं 1909 ईस्वी में फ्रेंडलिक ने अधिशोषित पदार्थ की मात्रा तथा अधिशोषक की मात्रा और दाब के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण दिया था। कौन सा समीकरण था स्टूडेंट? तो इन्होंने दिया था x/m =
k इंटू पी टू द पावर n, यानी कि ये इनका समीकरण था। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जहां x बराबर लिखेंगे मास ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी कि अधिशोषित पदार्थ की मात्रा, और m बराबर लिखेंगे मास ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी कि अधिशोषक पदार्थ की मात्रा, और यहाँ पे P क्या लिखेंगे, दाब यानी प्रेशर, और फिर क्या लिखेंगे K तथा N एक स्थिरांक है, K तथा N क्या है, स्थिरांक है। लिखेंगे जहाँ N का मान इकाई से कम होता है, यानी क्या हो जाए, N का मान इकाई से कम होता है। ये समीकरण आपको ध्यान रखना है, x बाई m बराबर k इंटू पी टू द पावर n, और अब लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ अगर हम लोग log लिख देंगे तो क्या लिख देंगे स्टूडेंट, log x बाई m इक्वल टू log k प्लस n log p। इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, दोनों तरफ अगर हम लोग log ले लेते हैं तो क्या हो गया, log x बाई m बराबर log k प्लस n log p। ये log लेने पे आपका आ जाएगा, और इसी को फ्रेंडलिक आइसोथर्म कहेंगे। ये हम लोग लिखेंगे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, ये ध्यान रखिएगा। ये इक्वेशन हो गया। अब पहला कंडीशन लेते हैं हम कि अगर निम्न दाब तथा x बाई m के बीच ग्राफ बनाया जाए तो वह स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। यानी यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक ग्राफ बनाइए। ये एक्स एक्सिस पे आप क्या ले लीजिए, प्रेशर को, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे एक्स बाई एम को ले लीजिए, तब ग्राफ आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अगर उच्च दाब तथा x बाई m के बीच ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ नीचे की ओर मुड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि अब अगला ग्राफ जो आप बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पे आप प्रेशर ले रहे हैं और यहाँ पे एक्स वाई एम ले रहे हैं, तो ये जो ग्राफ है वो ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्राफ है वो यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाके ऐसे मुड़ जाएगा। यानी कि दाब अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एडजॉर्प्शन का रेट घट जाता है। तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा फ्रेंडलिक आइसोथर्म। इसको ध्यान से समझिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। आज हम लोगों ने बात कर लिया फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के विशेषताओं के बारे में। फिर हमने बात किया कि एडजॉर्प्शन किसके ऊपर निर्भर करता है, और फिर हम लोगों ने फ्रेंडलिक आइसोथर्म के बारे में बात किया यानी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और फिर हम लोगों ने बात किया फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। तो आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को आज का क्लास बेहतर समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।